नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम यूएनजीए में फलस्तीन को मान्यता देने की गूंज और अमेरिका में ट्रंप द्वारा एंटीफा के खिलाफ जंग छेड़ने पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। यूएनजीए के वर्तमान सत्र में अब तक 6 यूरोपीय देश फलस्तीन को दे चुके हैं मान्यता। विशेष सम्मेलन में जर्मनी, इटली और अमेरिका नहीं हुए शामिल। महमूद अब्बास की हमास से हथियार डालने की अपील। डेनमार्क में ड्रोन्स देखे जाने के बाद मचा हड़कंप, कई उड़ानें रद्द। पीएम ने घटना के पीछे रूस का हाथ होने का जताया अंदेशा। नॉर्वे के ओस्लो हवाई अड्डे के पास भी दिखा एक संदिग्ध ड्रोन, रूस ने खारिज किए आरोप। इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ के बीच अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता। समझौते के बाद ईयू से इंडोनेशिया का लगभग 80% निर्यात हो जाएगा टैरिफ मुक्त। ताइवान और फिलीपींस में सुपर टाइफून रागासा का कहर, तेज हवाएं और भारी बारिश से जनजीवन पर व्यापक असर। हांगकांग में सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद। चीन में 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के आदेश। दर्द निवारक गोलियों और टीकों से होने वाले ऑटिज्म के खतरे पर ट्रंप प्रशासन के दावे को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया खारिज। कहा, अब तक के अध्ययन से दोनों के बीच संबंध का नहीं मिला है कोई वैज्ञानिक प्रमाण। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने एंटीफा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ट्रंप ने एंटीफा को समर्थन देने वाले या इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ खुली कार्रवाई करने की छूट विभिन्न एजेंसियों को दे दी है। एंटीफा से जुड़े लोग अधिकतर काले कपड़े पहनते हैं और इनका कोई आधिकारिक नेता भी नहीं है। इनका पता लगाना भी आसान नहीं है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि एंटीफा क्या है और ट्रंप ने इसके लिए कौन सा बड़ा कदम उठाया है। फिर इस पर हम अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। दूर दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर और राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या के बाद से अमेरिका में दक्षिणपंथ और वामपंथ के बीच खाई और गहरी हो गई है। इस बीच ट्रंप ने धुर वामपंथी आंदोलन एंटीफा को खतरनाक, बीमारी और आपदा करार देते हुए पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, लेकिन अब औपचारिक रूप से इससे संबंधित आदेश पर हस्ताक्षर कर शिकंजा और कस दिया है। आदेश में एंटीफा को सैन्यवादी, अराजकतावादी समूह बताया गया है जो अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करता है। इतना ही नहीं, संगठन पर स्वतंत्र आवाज को कुचलने के लिए आतंकवाद और हिंसा का सहारा लेने का भी आरोप है। आदेश में एंटीफा पर अपने कार्यकर्ताओं की पहचान छिपाने के लिए विस्तृत साधन और तंत्र का उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। ट्रंप ने समूह के खिलाफ वित्त पोषण के स्रोतों को खंगालने सहित व्यापक कार्रवाई का आदेश दिया है। आदेश में एंटीफा से जुड़े किसी भी संदिग्ध या इसकी सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट दे दी गई है। किर्क की हत्या के बाद अमेरिका के दक्षिणपंथी समाज में भारी आक्रोश है। इसकी वजह किर्क की हत्या के संदिग्ध से जुड़ा कथित बयान है, जिसमें वो किर्क पर घृणा फैलाने का आरोप लगाते हुए हमले को उचित ठहरा रहा है। हत्या का आरोप एक 22 वर्षीय युवक टाइलर रॉबिन्सन पर लगा है। एंटीफा एंटी फासिस्ट का संक्षिप्त रूप है। ये एक एकीकृत संगठन से ज्यादा एक विकेंद्रीकृत आंदोलन है। एंटीफा टर्म को मोटे तौर पर काले कपड़े पहने वामपंथी गुटों से जुड़े लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एंटीफा समूह अपने आंदोलन की शुरुआत 1920 और 1930 के दशक में यूरोपीय फांसीवादियों के खिलाफ लड़ाई से मानते हैं। हालांकि कई जानकार अमेरिका में इसकी शुरुआत 1980 के दशक से मानते हैं, लेकिन 2000 तक आमतौर पर ये निष्क्रिय ही रहा। 2017 के बाद से एंटीफा ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। 2017 में ट्रंप के प्रथम शपथ ग्रहण समारोह के दौरान काले कपड़े और नकाब पहने कुछ कार्यकर्ताओं ने वॉशिंगटन में खूब उत्पात मचाया था। उसी साल वर्जीनिया में हुए नस्लवादी प्रदर्शनों में एंटीफा की बड़ी भूमिका देखने को मिली थी।
तब ट्रंप ने एंटीफा के खिलाफ कड़े रुख तो अपनाए थे, लेकिन बकायदा मोर्चा नहीं खोला था। एंटीफा को मुख्यधारा के वामपंथी समूहों से अलग करने वाली बात यह है कि इसके कुछ कार्यकर्ता अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए हिंसा के उपयोग से नहीं हिचकते हैं। इनका तर्क है कि यह आत्मरक्षा में उठाया गया कदम होता है। एंटीफा के खिलाफ अमेरिका के बाहर निकलकर यूरोप में भी आवाज बुलंद होने लगी है। हंगरी ने ईयू से ट्रंप की तरह कार्रवाई की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, ये जो कदम उठाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वहां पर साइन किया गया है एंटीफा के खिलाफ, क्या कुछ कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस पर? देखिए, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने शो में। तो ये बिल्कुल एक ध्रुवीकरण जो हो रहा है अमेरिका में, और मैं कहूँगा अमेरिका में ही नहीं बहुत देशों में हो रहा है। यूरोप की भी जैसे आपने बात की है, जो कुछ यूरोपीय देश भी कह रहे हैं, जो जैसे ट्रंप ने कदम उठाया है वैसे वहां भी उठाना चाहिए। ये ध्रुवीकरण को और ज्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि उन्होंने वो कहते रहे हैं, जो 2020 में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जो एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अंतिफा ग्रुप के विरुद्ध, परंतु उस समय उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था। परंतु अब क्योंकि उनके जो बहुत बड़े अच्छे सहयोगी युवा नेता चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई, तो वो इसका जिम्मेदार इन्हीं को अंतिफा ग्रुप के लोगों को ठहराते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है जो इसको हम प्रोस्क्राइब कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, और जो भी इनके साथ किसी भी प्रकार का इनका संबंध होगा, सहयोग होगा, कोई भी इनको सपोर्ट करता है, पैसे देता है, फंडिंग करता है, फाइनेंसिंग करता है, सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और सबके विरुद्ध बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो यकीनन ध्रुवीकरण बढ़ेगा इसमें। और पहले भी हम देखते रहे हैं जो लेफ्ट और राइट के बीच में वामपंथियों और जो राइट विंग सपोर्टर्स हैं, तो उनके बीच में वैसे ही खाई बहुत बढ़ गई थी। परंतु इस ऑर्डर से मैं समझता हूं और भी ज्यादा इसमें पाटने के बजाय इसको और ज्यादा दिक्कत आने वाली है। अशोक जी, ये कार्रवाई कैसे करेंगे? क्योंकि एंटीफा की हम बात करें, कोई ऑर्गेनाइज्ड ये संगठन तो है नहीं, इसका नेता कौन है इसका भी पता नहीं है, कौन लोग हैं उनका पता लगाना भी मुश्किल है। तो क्या मुश्किलात नहीं आएंगी एजेंसियों को? नहीं, बिल्कुल मुश्किलात आएंगे। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो ये कोई एक सिंगल ग्रुप तो है नहीं, ये तो एक जनरल टर्म है, और ये कोई जिसे कहा जाए एक एमोर्फस टर्म है। बहुत सारे गुट हैं, वो उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बड़ी अच्छी तरीके से बताया, जो ये अपना काले कपड़े पहनते और हिंसा का भी प्रयोग करने में नहीं हिचकिचाते हैं, कहते हैं जो ये हमारे लिए सेल्फ डिफेंस है, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए हम इसे कर रहे हैं। परंतु इससे इसका मतलब ये है, जो अगर इनको हमने बैन कर दिया है इन्होंने वहां पर अमेरिका में, तो मतलब जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी है उसके पास बहुत शक्ति आ जाती है, उसके पास बहुत पॉसिबिलिटी आ सकती है। जो भाई हम किसी को भी अगर समझते हैं जो ये अंतिफा गैंग का ग्रुप का सदस्य है, तो उसके विरुद्ध हम ये एक्शन लेंगे, उसके विरुद्ध हम एक्शन करेंगे। और कोई इसमें फिर चाहे शक शुबा हो तो वो कहेंगे ये तो इसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पास किया हुआ है, जो हम इसके विरुद्ध एक्शन ले सकते हैं, ये तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए वहां पर और ऐसे किस्से, जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज का जो ऑपरेशन है कुछ वर्गों के विरुद्ध, वो और बढ़ेगा और उससे खाई और ज्यादा गहरी और बड़ी होती जाएगी। अशोक जी, जैसे आप बता रहे हैं कि खाई और गहरी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगे इसके आने वाले समय में? देखिए, इसके पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस बहुत हैं, क्योंकि सोशली तो वहां पर जो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में हमको चाहिए शांति चाहिए। अगर उस देश ने आगे प्रगति करनी है, उसने आगे अग्रसर होना है, तो वहां पर ये शांति को तो बढ़ावा नहीं देगा, वो तो शांति के विरुद्ध ये वाला जो कदम है वो होगा। क्योंकि जो अंतिफा के मेंबर हैं, या वो भी नहीं हैं, जो वामपंथी हैं, वो रिपब्लिकन्स के, राइट विंग्स के, कंजर्वेटिव्स के बिल्कुल विरुद्ध हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और ज्यादा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जैसे हम देखते रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, तो वहां पर और ज्यादा हो जाएगा। और पॉलिटिकली तो जैसे ये है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में,
तो वैसे ही बहुत कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर कि वो आकर साथ में मिलकर सहयोग कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, कोई ऐसा एजेंडा आइटम नहीं रह गया है चंद्रशेखर जी जिसके ऊपर वो दोनों मिलकर काम कर सकें। और इस एक्शन से तो उनको और इन दोनों के बीच में भी जो खाई है वो और ज्यादा बढ़ेगी और जो मनमुटाव है और ज्यादा बढ़ेगा। और जिसमें कहा जाए पॉलिटिकली अगर कांग्रेस में या किसी और स्थान पर आप लॉज पास करना चाहते हैं, आप कुछ और मिलकर काम करना चाहते हैं, बजट को आगे ले जाना चाहते हैं, कोई नेशनल इंटरेस्ट की चीजों को करना चाहते हैं, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। क्योंकि चाहे कोई प्रपोजल कितना भी अच्छा नहीं हो, अच्छा हो, परंतु दोनों साइड उस पर एक साथ काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। अशोक जी, ये कदम उठा के जो ट्रंप का अपना मागा बेस है, उन्होंने चुनाव के समय भी कहा था कि वो ऐसा कदम उठाएंगे, उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट करने में कामयाब हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? जी देखिए, मागा बेस ऐसा है क्योंकि मागा बेस बहुत स्तर पर काम करता है। हमने जो देखा है अभी भारत के विरुद्ध जो टैरिफ लगाए गए हैं इतने ज्यादा, और फिर जो H1B वीजा के विरुद्ध इतना $1 लाख की एंट्रेंस फी, एप्लीकेशन फी जो उन्होंने बनाई है, तो वो यही कहने के लिए, करने के लिए, जो मागा बेस जो उनका है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं जो मागा बेस बिल्कुल इमिग्रेशन के विरुद्ध है, तो ये वो चाहते हैं जो भारतीय लोग जो वहां पर हैं, जो इतने टैलेंटेड लोग हैं, वो वहां पर जाते हैं और वो अमरीकी जो वर्कर्स हैं उनका जो कामकाज है वो अपना ले लेते हैं। वो जैसे H1B में बहुत सारी बुराइयां हैं, उसके साथ जूझने के लिए उन्होंने ये किया है। तो ये किस हद तक तो वो जरूर अपने मागा बेस को सेटिस्फाई कर पाएंगे, परंतु अगर ऐसा देखिए सेटिस्फैक्शन होता है तो मागा बेस की डिमांड जो मांगे हैं वो और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, और फिर ये मुश्किल हो जाएगी राष्ट्रपति के लिए और वहां की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो आगे हमें और क्या करना चाहिए। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये अपन का आंटी मैरी है, एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं भूला, पर शांताबाई ठीक से फर्श पहुंचना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी GST कम कर दिया है। सच में?
मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती हैं? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अचानक ऐसा क्या हो गया कि तमाम पश्चिमी देश फलस्तीन को एक अलग देश बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं? इसको लेकर इजराइल का क्या कहना है? क्या इससे गाजा में शांति का मार्ग प्रशस्त होगा या और तनाव बढ़ेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गाजा में युद्ध रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो वर्तमान परिदृश्य में लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। इस समय फिलिस्तीन को लेकर 2 मोर्चों पर संघर्ष जारी है। एक तरफ इजराइल गाजा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए अपने जमीनी अभियान को तेज से तेज करता जा रहा है, तो वहीं हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में करीब करीब पूरा पश्चिम अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव लाते हुए फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की जद्दोजहद कर रहा है। पश्चिमी देश शांति की उम्मीद जगाए रखने का हवाला देते हुए फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो गए हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी सोमवार को फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र देश के रूप में मुहर लगा दी। फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित 2 राष्ट्र के सिद्धांत पर केंद्रित एक शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि शांति का समय आ गया है और गाजा में जारी युद्ध का कोई औचित्य नहीं है। मैक्रों ने पुष्टि की कि बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, अंडोरा, सैन मरीनो भी मान्यता देने के लिए तैयार हैं। हालांकि G7 के सदस्य जर्मनी, इटली और अमेरिका इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ट्रंप प्रशासन ने कभी भी इस तथ्य को छिपाने की कोशिश नहीं की कि वो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। अब बात इस हद तक बढ़ गई है कि अमेरिका स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की अवधारणा के पक्ष में भी नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने फिलिस्तीनी अधिकारियों को UNGA में भाग लेने से ही रोक दिया। इस बीच मंगलवार को मुस्लिम देशों के नेता गाजा के ताजा हालात पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, तुर्की, जॉर्डन, इंडोनेशिया को बैठक में आमंत्रित किया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप इस बैठक में अपनी नई योजना पेश कर सकते हैं। हालांकि इजराइल साफ तौर पर कह चुका है कि उसे फिलिस्तीनी राष्ट्र किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू पश्चिमी देशों के कदम को आतंकवादियों के लिए बड़ा इनाम करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि फिलिस्तीनी राज्य इजराइल को समाप्त करने के लिए एक लॉन्च पैड बन सकता है। आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर कब्जा करके पश्चिमी देशों को जवाब दे सकते हैं। इसकी दक्षिणपंथी नेता लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जो अस्तित्व में भी है और नहीं भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता के बावजूद इसकी कोई सीमा नहीं है। ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीन अथॉरिटी की स्थापना संभव हो पाई थी, लेकिन आज भी अपनी ही जमीन पर इसका पूरा नियंत्रण नहीं है। इस बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास से हथियार डाल देने की अपील की है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, ये अचानक हम देख रहे हैं बाढ़ सी आ गई है फलस्तीन को मान्यता देने की, अलग फलस्तीन देश बनाने की बात करने वालों की। क्या कारण है इस वक्त, क्यों अचानक ये बाढ़ आ गई है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्रशेखर जी, क्योंकि अभी जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, अभी UN जनरल असेंबली की जो 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो ये शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, तो उसमें बहुत से देश हैं। 6 देशों का आपने नाम लिया, फ्रांस, लक्समबर्ग, माल्टा, मोनाको, एंडोरा और बेल्जियम, ये सभी तैयार हैं। फ्रांस ने तो हामी भर दी है, परंतु और देश भी तैयार हैं। और इससे पहले हमने देखा जो 4 बड़े देश यूरोप के, जो कि और यूरोप के नहीं, बाहर भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल और यूनाइटेड किंगडम, पोर्चुगल और यूनाइटेड किंगडम यूरोप के देश हैं। तो इन सब ने मान्यता दे दी है फलस्तीन को। अगर देखा जाए
तो अभी सभी कुछ मिलाकर करीब 157 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। अगर 193 देश पूरे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उसमें से मतलब करीब 81% ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जो क्यों इस समय क्या बात हुई है जो बाढ़ आई है। तो ये देखिए सभी कुछ जो इजराइल कर रहा है, जो पहले तो इजराइल के साथ देखिए बहुत बड़ा समर्थन था। जब 7 अक्टूबर 2023 को ये टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमला उनके ऊपर हुआ, 1200 लोग मारे गए, 250 वो हॉस्टेज लेकर चले गए, पूरा विश्व इजराइल के साथ खड़ा था। परंतु जिस प्रकार से अब कहा जाता है जो करीब 60-65 हजार लोग वहां पर गाजा में मारे गए हैं, गाजा का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था एकदम नेस्तनाबूद कर दिया गया है, एकदम खत्म कर दिया गया है। और कितने उसमें बच्चे मारे जा चुके हैं, कितनी महिलाएं मारी जा चुकी हैं। और उसमें उसके बाद उन्होंने वेस्ट बैंक, जहां की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, वहां पर रमल्ला वहीं पर है जो कि राजधानी है पैलेस्टीन अथॉरिटी की जो मानी जाती है, तो उसमें धीरे धीरे करके इजराइल अपना पोजेशन वहां पर बढ़ाता जा रहा है, अपना आधिपत्य उस जमीन पर बढ़ाता जा रहा है। तो इससे बहुत चिंता फैली है पूरे विश्व में, यूरोप में, सभी देशों में। और इसीलिए आपने देखा है जो अभी 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो शिखर सम्मेलन हो रहा है यूनाइटेड नेशन में, 6 यूरोपीय देश वहां पर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। और अभी 2 दिन पहले संडे को ये 4 कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके और पोर्चुगल ने भी वहां पर रिकॉग्नाइज। तो ये दबाव है, प्रयास है दबाव डालने का इजराइल के ऊपर, जो वो अपनी। अशोक जी, इसका असर क्या होगा आने वाले समय में, इसका क्या असर होगा और अमेरिका की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अमेरिका तो हमेशा से इसके विरुद्ध रहा है, जो भाई पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। और हालांकि ये पूरा विश्व मानता है जो 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। इजराइल एक देश है तो पैलेस्टीन को भी अपने निर्धारित सीमाओं में शांति से रहने का उसे बिल्कुल अधिकार होना चाहिए। परंतु आपने देखा होगा जो अमेरिका जब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी यूनाइटेड किंगडम गए थे, तो उन्होंने वहां पर कहा था, जबकि राजा चार्ल्स III वहां पर थे, उनके सामने उन्होंने कहा जो ये बहुत ही गलत स्टेप होगा रिकॉग्नाइज, जो अगर यूनाइटेड किंगडम पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। परंतु इसको नजरअंदाज करते हुए यूनाइटेड किंगडम ने संडे को उनको रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब ये होगा जो दबाव और ज्यादा बढ़ेगा इजराइल के ऊपर, क्योंकि बहुत ही कम देश होंगे जो कि फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अशोक जी, संक्षेप में जानना चाहेंगे, इजराइल के ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि इजराइल और आक्रामक रवैया अख्तियार कर सकता है। देखिए इससे ज्यादा क्या आक्रामक रवैया इख्तियार करेगा, क्योंकि गाजा में जो उसने किया है सब एकदम तहस नहस हो गया, एकदम खत्म हो गया है। और ये कहा जाता है जो गाजा को तो वो ऑक्यूपाई करने का प्रयास कर रहा है, वेस्ट बैंक में भी वो प्रयास कर रहा है उसको ऑक्यूपाई करने का। तो मेरे विचार से जितना अभी तक इजराइल ने किया है उससे अधिक तो और कुछ खास ज्यादा कर नहीं सकता। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अभी हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम?
गई भैंस पानी में, पर हमरे गांव में नहीं। हमारे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। ओ, तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, हर फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में सोमवार देर रात कुछ ड्रोन्स देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। इसके कारण कई उड़ानें बाधित हुईं। ड्रोन काफी बड़े थे, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये कहां से और कैसे आए। इस बीच नॉर्वे के ओस्लो हवाई अड्डे के पास भी एक ड्रोन देखा गया। रूस ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया है। हाल के दिनों में रूस पर नेटो हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के कई आरोप लग रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में नेटो देशों ने रूस पर नेटो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसका रूस की ओर से पूरी तरह खंडन किया गया। दरअसल पिछले दिनों एस्टोनिया, पोलैंड और रोमानिया की ओर से रूस पर उनके हवाई क्षेत्र में ड्रोन और लड़ाकू जहाज भेजने का आरोप लगाया गया था। न्यूजीलैंड अपने देश में प्रवासी श्रमिकों के प्रवेश और रिहाइश के नियमों में ढील देने की तैयारी कर रहा है। नए नियम 2026 के मध्य से लागू होंगे। ये फैसला रिकॉर्ड संख्या में निवासियों के देश छोड़ने के कारण लिया गया है। ये ढील कुशल, व्यावसायिक और तकनीकी भूमिकाओं में कार्यरत प्रवासियों को मिलने जा रही है, जो योग्यता, कार्य अनुभव और वेतन सीमा को पूरा करते हैं। ईरान में 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक कम से कम 1000 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। नॉर्वे की एक गैर सरकारी संस्था ने फांसी को ईरान की जेलों में सामूहिक नरसंहार करार देते हुए निंदा की है। नॉर्वे स्थित मानवाधिकार समूह ने दावा किया है कि पिछले सप्ताह कम से कम 64 लोगों को फांसी दी गई, जो औसतन प्रतिदिन 9 से अधिक फांसी के बराबर है। इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ ने लगभग 1 दशक की बातचीत के बाद मंगलवार को एक व्यापार समझौते पर बातचीत को अंतिम रूप दे दिया है। इस समझौते के लागू होने के बाद यूरोपीय संघ को इंडोनेशिया का लगभग 80% निर्यात टैरिफ मुक्त हो जाएगा।